नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आसियान की एकता भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता। कोविड महामारी के दौरान भारत आसियान के संबंधों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री 16वें G20 शिखर सम्मेलन और COP26 के विश्व नेताओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। उच्चतम न्यायालय ने नीट स्नातक 2021 परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को स्वीकृति दी। सरकार ने कोविड प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ाया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 104 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.2% हुई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति के लिए 44,000 करोड़ रुपए जारी किए। भारत और एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 25 करोड़ 10 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच दुबई में मुकाबला जारी। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं मुकेश कुमार। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की परिकल्पना में आसियान के महत्व पर बल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और आसियान के बीच हजारों वर्षों के जीवंत संबंध का इतिहास साक्षी रहा है। आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने इस क्षेत्र में कोविड महामारी से निपटने में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण सभी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की परीक्षा की घड़ी भी थी। कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे, हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। भारत ने आसियान को म्यांमा में मानवीय कार्यों के लिए $2 लाख की सहायता दी है। उसने आसियान कोविड कार्रवाई निधि के लिए $10 लाख का योगदान भी दिया है। भारत आसियान भागीदारी की 30वीं वर्षगांठ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नेताओं ने वर्ष 2022 को भारत आसियान मित्रता वर्ष घोषित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में भारत आसियान साझेदारी के 30 वर्ष पूरे होंगे और भारत भी अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा। वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया
और हमारे कंट्री को कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी और आसियान नेताओं ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए सहयोग पर भारत आसियान के संयुक्त वक्तव्य का स्वागत किया। श्री मोदी ने भारत आसियान सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए आसियान सांस्कृतिक विरासत सूची बनाने के लिए भारत के समर्थन की घोषणा की। आसियान नेताओं ने कोविड के दौरान विशेषकर इस क्षेत्र में कोविड टीके उपलब्ध कराकर एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका की प्रशंसा की। बैठक में दक्षिण चीन सागर और आतंकवाद सहित समान हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन और COP26 के विश्व नेताओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में वो रोम जाएंगे, जहां वो शनिवार से शुरू हो रहे 2 दिवसीय G20 सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के निमंत्रण पर इस शिखर सम्मेलन में भागीदारी कर रहे हैं। सम्मेलन में G20 देशों के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देश तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन लोग, ग्रह और समृद्धि विषय पर केंद्रित होगा। उन्होंने बताया कि इसमें महामारी, वैश्विक स्वास्थ्य गवर्नेंस, आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा संबंधी बदलाव, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। Italy's theme for its presidency is People, Planet, Prosperity. It actually comes from the 2030 UN Agenda for Sustainable Development. There are 5 Ps here, but Italy has chosen to retain the 3 Ps as being the theme for the G20 summit. And the focus of Italy is on recovery from the pandemic and strengthening global health governance, economic recovery and resilience, climate change and energy transition, and sustainable development and food security. India fully supports the priority areas chosen by Italy. श्री श्रृंगला ने कहा कि G20 में भारत कोविड से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला और निर्माताओं के माध्यम से टीके, चिकित्सा विधान और निदान की एक समान और सस्ती उपलब्धता का पक्षधर रहा है। We have been a strong advocate in the G20 for supporting equitable and affordable access to COVID-19 disease control tools, including vaccines, therapeutics and diagnostics, through technology transfer, diversification of supply chains and production hubs. As a result of our efforts, the G20 has recognized that extensive vaccination is a global public good. And I have to again emphasize that this has been our contribution in the G20 lexicon that would be evident at the summit. श्री श्रृंगला ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी रोम के बाद ग्लासगो जाएंगे। वो वहां COP26 के विश्व नेताओं के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का उच्च स्तरीय सत्र सोमवार और मंगलवार को होगा। इसमें 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। अफगानिस्तान को भारत द्वारा खाद्यान्न की पेशकश के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री श्रृंगला ने कहा कि भारत मानवीय सहायता के मुद्दे पर हमेशा आगे रहा है और यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत उसी के अनुरूप कार्रवाई करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी वेटिकन में संत पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे। वहीं ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी जलवायु परिवर्तन पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यहाँ उनका एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की सोच के साथ ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की शुरुआत करने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के साथ मिलकर द्वीप राष्ट्रों के लिए एक नई पहल की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत आपदा का सामना करने के लिए वहां बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान उनका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के प्रमुखों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल रोम में G20 देशों के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी। इसमें कोविड महामारी की रोकथाम को सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लागू प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार संबंधी 5 स्तरीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंकाओं को देखते हुए राज्यों से सामूहिक आयोजनों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय छठ पूजा के दौरान कोविड निर्देशों के पालन में लोगों की भागीदारी के लिए कल एक ऑडियो विजुअल गीत जारी करेगा। ये जानी मानी लोक और शास्त्रीय गायिका तथा पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा की प्रस्तुति है। इस वीडियो में सुश्री सिन्हा सबको जल्द कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक लेने का अनुरोध करती हैं ताकि कोविड महामारी से मुक्ति पाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से हर घर दस्तक महा टीकाकरण अभियान शुरू कर रही है। अभियान के तहत अगले 1 महीने तक सभी राज्यों में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को टीके लगाएंगे। श्री मांडविया ने बताया कि देश में ऐसे 48 जिलों का पता लगाया गया है जहां पात्र लोगों में आधे से भी कम ने टीके की पहली डोज ली है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 104 करोड़ 4 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 49 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.2% है। मणिपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के एक कर्मी सहित 53 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। 1,829 कोरोना नमूनों की जांच के दौरान इन मरीजों का पता चला। राज्य में संक्रमण दर 2.9% और इस बीच इसी अवधि में स्वस्थ होने की दर 97.77% है। असम सरकार ने आज से राज्य में लगे कोविड प्रतिबंधों में ढील दी है। राज्य सरकार ने अनुमति के साथ 200 लोगों को शादी और धार्मिक समारोह में शामिल होने की अनुमति दी है। इस बीच कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुवाहाटी शहर के 4 स्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नागालैंड में आज कोरोना के 13 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या 31,772 हो गई। राज्य में कोरोना से 3 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 669 हो गई। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट न्यूज पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आसियान की एकता भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता। कोविड महामारी के दौरान भारत आसियान के संबंधों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री 16वें G20 शिखर सम्मेलन और COP26 के विश्व नेताओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। उच्चतम न्यायालय ने नीट स्नातक 2021 परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को स्वीकृति दी। सरकार ने कोविड प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ाया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 104 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.2% हुई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति के लिए 44,000 करोड़ रुपए जारी किए। भारत और एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 25 करोड़ 10 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच दुबई में मुकाबला जारी। उच्चतम न्यायालय ने नीट स्नातक परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ कर दिया। न्यायालय ने 2 उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा कराने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। इन उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में परीक्षा में प्रदान किए गए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका की क्रम संख्या अलग अलग होने की शिकायत की थी।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन 2 उम्मीदवारों के बारे में बाद में विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति राव ने कहा कि इस मामले में परीक्षक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वस्तु और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 44,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे पहले 1,15,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। मौजूदा वित्त वर्ष में जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 1,59,000 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि ये राशि हर 2 महीने बाद वास्तविक उपकर संग्रह से जारी किए जाने वाले सामान्य जीएसटी मुआवजे के अलावा है। इस वर्ष मई में हुए जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में फैसला किया गया था कि केंद्र सरकार 1,59,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलने वाले कम मुआवजे की भरपाई के लिए दिया जाएगा। चेन्नई शहर की बाढ़ की स्थिति से जूझने की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से चेन्नई कोस्टल लेयर बेसिन में शहरी बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन स्थापित करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने आज 25 करोड़ 10 लाख डॉलर के ऋण से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और एशियाई विकास बैंक के भारत रेजिडेंट मिशन में कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए। श्री रजत कुमार मिश्रा ने कहा कि परियोजित हस्तक्षेप से चेन्नई कोस्टल बेसिन के निवासियों के समक्ष नियमित रूप से आने वाली बाढ़ का खतरा कम करने में मदद मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में तटीय सुरक्षा के बारे में गृह मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों के अनुसार सीमा प्रबंधन विभाग पिछले कुछ वर्षों से तटीय सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सबके सुझाव से इस कार्य में और बहुत कुछ किया जा सकता है। गृह मंत्री ने कहा कि मंत्रालय तटीय सुरक्षा के लिए चुनौतियों का गंभीरता से आकलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक में प्राप्त सुझावों के अनुरूप तटीय सुरक्षा के लिए पर्याप्त और उचित कदम उठाए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 में संशोधन के मसौदे पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये अधिनियम बच्चों की देखभाल और संरक्षण से संबंधित है। मंत्रालय ने सभी हितधारकों से अलग महीने की 11 तारीख तक अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 इस साल 28 जुलाई को राज्यसभा में पारित किया गया था। इस विधेयक के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कल 3 दिन के दौरे पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप पहुंचेंगे। डॉक्टर मुरुगन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री भी हैं। डॉक्टर मुरुगन कवरत्ती द्वीप भी जाएंगे, जहां वे मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लेंगे। डॉक्टर मुरुगन रविवार को अगत्ती द्वीप में राष्ट्रीय एकता दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज बटोटे किश्तवाड़ राजमार्ग पर एक मिनी बस के गहरी खाई में गिर जाने से 11 यात्रियों की मृत्यु हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शोक व्यक्त किया और मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 9वें ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। दोनों ही टीम सुपर 12 के अपने शुरुआती मैच जीत चुकी हैं। श्रीलंका ग्रुप में इंग्लैंड के बाद दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। दोनों ही टीमों के 2-2 अंक हैं। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने
परिक्रमा कार्यक्रम में कल शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। भारत माता पूजा बेदी ताले फूटे थे जैसे छातो निवेदिता नामे ए जगत जाने भारत भूतल ही माता। आज 28 अक्टूबर को क्रांतिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता सिस्टर निवेदिता की जयंती है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता नाम दिया था। आयरलैंड में 28 अक्टूबर 1867 में जन्मी निवेदिता का असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। निवेदिता के दादा जॉन नोबेल, पिता सैमुअल रिचमंड और उनके नाना हैमिल्टन आयरिश स्वाधीनता संघर्ष के अग्रणी सेनानी रहे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद 1884 से 1894 तक उन्होंने अध्यापन किया। 1895 में लंदन में स्वामी विवेकानंद से मुलाकात ने उनकी सोच और जिंदगी बदल दी। विवेकानंद से प्रभावित होकर वे 1898 में कलकत्ता पहुंची और न सिर्फ यहीं की होकर रह गईं, बल्कि भारतीयता की प्रतिमूर्ति बन गईं। 25 मार्च 1898 को जब उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया तो विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता नाम दिया, जिसका अर्थ होता है प्रभु के लिए समर्पित। मई से अक्टूबर 1898 के दौरान सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के साथ अल्मोड़ा और कश्मीर की यात्रा की। कश्मीर में जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कारगुजारियां देखी तो इस नतीजे पर पहुंची कि विदेशी शासन के खात्मे के बिना भारत की मुक्ति नहीं है। दरअसल अंग्रेज सरकार ने मठ और संस्कृत कॉलेज के लिए विवेकानंद को जमीन सौंपने की अनुमति कश्मीर के महाराजा को नहीं दी। मार्च 1899 में जब कलकत्ता में प्लेग फैला तो सिस्टर निवेदिता ने नौजवानों का समूह बनाया और राहत कार्यों में जुट गईं। जून 1899 के मध्य में निवेदिता इंग्लैंड पहुंची। बाद में वे अपने स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए लेक्चर टूर पर अमेरिका गईं। इस दौरान बोस्टन में उनकी मुलाकात बिपिन चंद्र पाल से हुई। इंग्लैंड में सिस्टर निवेदिता के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार हुआ, लेकिन इसने उन्हें और ज्यादा क्रांतिकारी बना दिया। 1902 में भारत लौटने के बाद चेन्नई में उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके भाषण को खूब सराहा गया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। कलकत्ता में निवेदिता गर्ल्स स्कूल को वे स्वयं संचालित करती थी, जो देश भर के राष्ट्रवादी संस्थानों के लिए शानदार उदाहरण रहा। सिस्टर निवेदिता ने स्कूल के लिए सरकारी सहायता लेने से मना कर दिया था। उन्होंने स्कूल में दैनिक समाचार पत्रों में वंदे मातरम ऐसे समय शुरू कराया जब सार्वजनिक रूप से देशभक्ति के गीत गाना अपराध था। उन्होंने स्कूल में स्वदेशी और चरखे की शुरुआत भी कराई। 1902 में जब वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बाधा डालने के लिए यूनिवर्सिटी कमीशन नियुक्त किया तो सिस्टर निवेदिता ने इसके विरोध में लिखा। इस दौरान उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में व्याख्यान देने के लिए देशव्यापी यात्रा की।
उन्होंने युवाओं से देश हित के लिए निस्वार्थ सेवा करने की अपील की। 1906 से 1907 तक वो पत्रकारिता में व्यस्त रहीं। प्रबुद्ध भारत में संपादकीय लिखने के अलावा उन्होंने संध्या, द डॉन और न्यू इंडिया जैसे प्रकाशनों में भी योगदान दिया। सिस्टर निवेदिता ने भारत के बाहर क्रांतिकारी पत्रिकाओं के प्रकाशन की व्यवस्था की और उनके भारत में वितरण का इंतजाम भी किया। उन्होंने विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों को संगठित भी किया। जब सिस्टर निवेदिता 1909 में भारत लौटी तो उनके ज्यादातर सहयोगी जेल में थे। 13 अक्टूबर 1911 को 43 वर्ष की उम्र में दार्जिलिंग में सिस्टर निवेदिता का निधन हो गया। दार्जिलिंग के विक्टोरिया फॉल्स में उनके स्मारक पर ये शब्द उत्कीर्ण हैं। यहाँ सिस्टर निवेदिता विराजमान हैं, जिन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। निवेदिता नामे ए जगत जाने, भारत भूतल हिमाचल। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में हल्की वर्षा हो सकती है। शिलांग, ईटानगर, इम्फाल और कोहिमा में बादल छाए रहने की संभावना है। आइजोल में भी बादल छाए रहेंगे। गैंगटॉक में आसमान साफ रहेगा। अगरतला में सुबह कोहरा छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आसियान की एकता भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। कोविड महामारी के दौरान भारत आसियान के संबंधों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री 16वें G20 शिखर सम्मेलन और COP26 के विश्व नेताओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। उच्चतम न्यायालय ने नीट स्नातक 2021 परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को स्वीकृति दी। सरकार ने कोविड प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ाया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 104 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.2% हुई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति के लिए 44,000 करोड़ रुपए जारी किए। भारत और एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 25 करोड़ 10 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच दुबई में मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।